हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से द हिंदू एडिटोरियल पेज से या फिर द हिंदू न्यूज़पेपर से हम कुछ वर्ड्स देंगे और उनके यूजेस देखेंगे, जिस तरह से यूज किया गया होगा न्यूज़पेपर में उनको। और इसके अलावा इस वीडियो के आखिरी में आपको एक क्विज मिलेगा फिलर फॉर्म में, जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। अगर मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नजर आएगी तो मैं उसके रिप्लाई वहीं पे कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, और नहीं तो फिर ठीक है। पूरे लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल English@DINSAC यहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला वर्ड है आज का वो है एक्सपाउंड। एक्सपाउंड का मतलब होता है किसी भी मुद्दे पर बहुत डिटेल में बात करना, बहुत ज्यादा बोलना, दैट इज कॉल्ड एक्सपाउंड करना। अब इस वर्ड को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझाना चाहता हूं, फिर इस वर्ड पे हम आएंगे। रशिया ने अपने जो जिस तरह का उसने व्यवहार किया है यूक्रेन के साथ, या जिस तरह से वो अटैक किया है, जो एग्रेशन उसने दिखाया है यूक्रेन के खिलाफ, उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की है। और इसी बात को लेकर द हिंदू एडिटोरियल पेज पर एक आर्टिकल आया और उनका यह कहना था कि वो इस जस्टिफिकेशन को गलत मानते हैं। जिस तरह से रशिया बता रहा है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही है, बल्कि एडिटोरियल में लिखा गया कि ये पूरी तरह से इलीगल है और उन्होंने इसको डिबंक करने की कोशिश की, यानी कि गलत बताने की कोशिश की। अब देखिए, तो एक्सपाउंड का मैंने बताया कि कोई भी चीज को एक्सप्लेन करना, बहुत ज्यादा उसके बारे में बात करके, टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल। और अगर इसके सिनोनिम के तौर पे देखे जाए तो एक्सप्लिकेट, डिलिनेट, प्रोफाउंड और इलिसिडेट। अगर मैं कहूं लेट मी इलिसिडेट दिस, इट मींस मैं ये कह रहा हूं कि लेट मी एक्सप्लेन दिस, मुझे इस बारे में बहुत अच्छे से बोलने दीजिए, एक्सप्लेन करने दीजिए। मैंने इस पूरे लेक्चर को बड़े ही अच्छे तरीके से डिलिनेट किया है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, बहुत ज्यादा इस पे बोला है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है। या मैं जो ये एग्जाम्पल दे रहा हूं उसको मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। अब ये जो एग्जाम्पल है आपको तभी समझ में आएगा जो मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया कि रशिया अपने एग्रेशन को सही बता रहा है, और जो वो रीजन दे रहा है वो बता रहा है कि ये रीजन सही है, लेकिन द हिंदू एडिटोरियल में बताया गया कि ये सब इरोनस है। इरोनस मतलब फॉल्स है। उसका जो भी ये कदम बता रहा है कि मैंने ये सही किया, वो सब गलत है। देखिए, अब वो बीच में कहीं ये लाइन लिखी गई थी, इट विल बी फ्यूटाइल, ये व्यर्थ होगा। इट विल बी फ्यूटाइल, फ्यूटाइल आपका एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी विल मॉडल के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि मॉडल के साथ हमेशा V1 चाहिए होता है, और ये तो एडजेक्टिव है। तो इट विल फ्यूटाइल ये आपका एरर आ सकता है, तो इसलिए हमने प्योर फॉर्म V1 लगा दी, बी। इट विल बी फ्यूटाइल, यह व्यर्थ होगा टू लुक एट द करेंट क्राइसिस, ये जो अभी की क्राइसिस है इसको देखना। कैसे देखना है? थ्रू द नैरो लेंस ऑफ ब्लैक लेटर लॉ अलोन। अब व्हाट इज ब्लैक लेटर लॉ? एक ऐसा लॉ जो सभी के लिए है, पूरे वर्ल्ड में बनाया गया, इंटरनेशनल लॉ जिसको आप कह सकते हो करेगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, किसी बात का संदेह नहीं है, उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं खड़ा कर सकता। इस तरह का कोई लॉ है तो ब्लैक लेटर लॉ है। ये फ्यूटाइल होगा, व्यर्थ होगा, टू लुक एट द करेंट क्राइसिस, आज की जो करंट क्राइसिस है उसको देखना, थ्रू, किसके थ्रू? द नैरो लेंस ऑफ ब्लैक लेटर लॉ अलोन, केवल ये जो कि ब्लैक लेटर लॉ है उसके नैरो लेंस के थ्रू, मतलब उस रूल के थ्रू अगर आप देख रहे हैं तो ये सही नहीं होगा। विदाउट एक्सपाउंडिंग, बिना इस बात पे चर्चा किए, बिना इस बारे में डिटेल में बात किए हुए, किसको एक्सपाउंड नहीं किए? द आइडियशनल मूरिंग्स ऑफ रशिया अप्रोच, रशिया के अप्रोच की जो आइडियशनल मूरिंग्स है उसके बारे में बिना बात किए हुए अगर आप करंट क्राइसिस को देख रहे हैं केवल ब्लैक लेटर लॉ के थ्रू, तो ये फ्यूटाइल होगा। कॉन्टेक्स्ट समझिए, बहुत अच्छा है, मतलब इतना बढ़िया मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इस लाइन को। देखिए, अगर हम आज के जो करंट की क्राइसिस है उसको देख रहे हैं तो ये व्यर्थ है। अगर हम कैसे देख रहे हैं? थ्रू द नैरो लेंस ऑफ ब्लैक लेटर लॉ अलोन, केवल ब्लैक लेटर लॉ के थ्रू अगर देख रहे हैं, और कब ऐसा कर रहे हैं? बिना उस बारे में चर्चा किए हुए, विदाउट एक्सपाउंडिंग। किस बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं हम? रशिया के अप्रोच के बारे में। और रशिया के अप्रोच क्या है? द आइडियशनल मूरिंग्स, जो आइडियशनल मूरिंग है, आइडियशनल मतलब आइडिया से रिलेटेड। अच्छा, मूरिंग्स होता है वो जगह जहां जहाज एक बंदरगाह पर आकर बनते हैं, बट यहां भी इसका मतलब है वो सिचुएशन जहां पे रशिया अपने आप को लेकर चला आया है और एक जगह पर आकर रुक गया और वो अटैक कर रहा है, तो ये लिखा गया है। क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट है पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छा आपने इडियम पढ़ा होगा कभी ना कभी, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। अगर नहीं पढ़ा है तो हिंदी में सुना होगा, तुम यार दिन में बैठे बैठे हवाई किले बना रहे हो, इसका मतलब होता है बिल्ड कैसल्स इन द एयर। तो हवाई किले बनाना यानी कि पाइप ड्रीम, दैट इज नॉट पॉसिबल, जो कि प्रैग्मेटिक नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। अ होप और प्लान दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव और नॉट प्रैक्टिकल। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। रेवरी, बहुत बार स्पेलिंग करेक्शन में भी आया है। डे ड्रीम, पाई इन द स्काई, ये जो तुम बात कर रहे हो कि एक दिन में सारे वर्ड याद कर लोगे, दैट इज पाई इन द स्काई, ये पूरी तरह से पाई इन द स्काई है, पॉसिबल नहीं है। काइमेरा, क्लियर है? चाइमेरा मत पड़ेगा, काइमेरा इसको बोला जाएगा, और ये भी इसका मतलब यही है कि कोई ऐसी होप, ऐसी बात जो कि पॉसिबल नहीं है।
अब उसी आर्टिकल में लिखा गया था कि ये जो ये अभी बताया था ना ब्लैक लेटर लॉ, उसी तरह का इंटरनेशनल ये जो लॉ है, द सस्टेनेंस ऑफ अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, ये जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है कि सभी देशों के लिए लॉ बनाए गए, एक ऑर्डर बनाए गए हैं, इसकी एग्जिस्टेंस, इसकी सस्टेनेंस शैल रिमेन अ पाइप ड्रीम, वो बनी रहेगी एक पाइप ड्रीम, यानी कि उसको हासिल नहीं किया जा सकता है, वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए लिखा गया, बिल्कुल आखिरी में ये लाइन लिखी गई क्योंकि कुछ लूप होल्स हैं इस इंटरनेशनल लॉ में, जो भी ये बनाए गए हैं उसमें कुछ कमियां हैं, इसको लेकर ये बात लिखी गई। बहुत बड़ा जो 2 एडिटोरियल आते हैं उसके बाद एक बहुत बड़ा सा आर्टिकल आता है, उसमें ये दिया हुआ था। तो द सस्टेनेंस यानी कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर शैल रिमेन अ पाइप ड्रीम, वो बना रहेगा एक पाइप ड्रीम क्योंकि कुछ कमियां थी उसमें और उसको हमें हटाना होगा। नेक्स्ट देखो, मार करना, MAR, मार। अब बोलने में हिंदी में मार दिया, मार कर लिया, बट इंग्लिश में मार जो वर्ड है इसका मतलब है किसी चीज की इमेज को खराब करना, टू डैमेज और स्पॉइल समथिंग गुड। कोई अच्छी इमेज, मान लो मेरी बहुत अच्छी इमेज है और आपने मेरी इमेज खराब कर दी, बहुत ही बेकार बनाते हैं, तो एक तरह से आपने क्या किया, मार करने की कोशिश की, एक तरह से मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश की। तो ये हो सकता है रियूम करना, ब्लेमिश करना, टार्निश करना, टेंट करना। टेंट मतलब एक तरह से दूषित करना। ब्लेमिश और टार्निश तो बहुत अच्छे वर्ड है, बहुत ध्यान रखिएगा। जब भी किसी की इमेज को खराब करते हैं, एक तरह से दाग लगा देते हैं, किसी मान लो कोई आरोप लगा दिया, कुछ भी कर दिया, तो एक तरफ ब्लेमिश और टार्निश। अब क्या हुआ, किसी नेता के ऊपर आरोप लगा दिया कि करोड़ों का घोटाला कर दिया, मोदी जी के ऊपर आरोप लगा दिया मैंने कि करोड़ों का घोटाला कर दिया, तो मैंने उनकी इमेज को टार्निश कर दिया, ब्लेमिश कर दिया, खराब करने की कोशिश की। अब ये जो मार वर्ड आया था वो कहां से आया था, वायलेंस मार्स। देखिए जब भी न्यूज़पेपर में हेडलाइंस होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखी जाती हैं, तो वायलेंस जो है वो खराब करता है फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन इन मणिपुर, यानी कि मणिपुर में हिंसा हो गई, कहां पे, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन में। तो अगर देखा जाए इलेक्शन में तो ये सब नहीं होना चाहिए था, बट अगर ऐसा होता है तो उसने क्या किया, डैमेज किया, स्पॉइल किया उसकी इमेज को, तो यहां पे लिख दिया मार्क्स। बात समझ आ गई। चलो नेक्स्ट है पीव्ड। पीव्ड का मतलब होता है एकदम से एनॉयड, बहुत ही खींचा हुआ, बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्साया हुआ। वेक्स्ड, इरिटेटेड, इरिटेटेड आप बहुत बार सुनते होंगे, नए वर्ड आपके लिए हो सकते हैं वेक्स्ड, एक्सएस्परेटेड, सारे एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे। मिफ्ड, आई एम मिफ्ड, मैं बहुत मिफ्ड हूं, बहुत नाराज हूं तुम्हारे इस तरह के व्यवहार पे। तो वेक्स्ड, मिफ्ड, एक्सएस्परेटेड, इरिटेटेड और वेक्स्ड। गुजरात के पूर्व सीएम है विजय रूपाणी, क्लियर है, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुछ घोटाला किया, इस तरह का कुछ आरोप लगा उनके ऊपर। अब वो बहुत इस बात से गुस्सा है, बहुत ज्यादा नाराज है। उन्होंने ये भी कहा अब मैं अपोजिशन पार्टी के जो नेता हैं उन पे केस भी दूंगा, केस लगाऊंगा। तो पीव्ड रूपानी, रूपानी कैसे, रूपानी पीव्ड एडजेक्टिव बन गया, उनके बारे में बता रहे वो बहुत नाराज है। तो पीव्ड रूपानी सेज, कहते हैं ही हैज सेंट लीगल नोटिस टू कांग्रेस लीडर्स। बात समझ आ गई, बहुत आसान सा वर्ड था, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, जरूर आपको बोलना पड़ेगा, बहुत अच्छा समझाया। पेपर ओवर द क्रैक्स, अब देखो ये एक इडियम है, पेपर ओवर द क्रैक्स। पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब होता है अगर समझना चाहो तो कोई दरार है उस पर आपने पेपर रख दी तो वो दरार ढक गई। अब इस वर्ड को समझने से पहले, मतलब इस इडियम को समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं, ठीक है। पेपर ओवर द क्रैक्स, एक मिनट रुक जाओ, ये लाइट बंद कर दो तो सामने वाली, सेकंड नंबर की है, ठीक। देखो पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब क्या होता है, मैंने बताया किसी दरार पे पेपर रख देना और इससे वो दरार क्या हो जाए, ढक जाए। अब इसका कॉन्टेक्स्ट पहले समझ लो। हाल ही में भारत ने T20 जो सीरीज हुई उसमें 3-0 से श्रीलंका को हरा दिया और इस समय भारत सबसे ज्यादा T20 जो लगातार जो T20 मैचेस है उसमें जीतने का उसने रिकॉर्ड बना दिया है। भारत जबकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारकर बाहर हो गया था, ये सबको पता है और बहुत ही हालत खराब थी, लेकिन उसके बाद से जो भी बायलैटरल सीरीज रही है उसमें उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। भारत के लिए जो एक लगातार प्रॉब्लम, पीरियड प्रॉब्लम रही, वो रही 3 और 4 और 5 नंबर की बल्लेबाजी की। इस सीरीज में आपने देखा होगा ना तो विराट कोहली थे, ना तो ऋषभ पंत ने, ना तो केएल राहुल थे। मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूँ, फिर इस लाइन पे आऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ना तो विराट कोहली थे, ना तो केएल राहुल थे, ना तो ऋषभ पंत थे। श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव, ये 3, 4, 5, संजू सैमसन को भी एक मैच में मौका मिला, अगर देखा जाए तो बढ़िया खेला उन्होंने। तो ये 3, 4, 5 पे ये जो प्लेयर थे और उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया। एक तरह से वो जो दरार थी उसको ढकने की कोशिश करी है श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ने। अब आओ इस वर्ड पे, पेपर ओवर द क्रैक्स, टू हाइड प्रॉब्लम्स, कंसील करना, छिपाना, श्राउड करना, डिस्गाइज करना, डिस्गाइज भेष बदल के भी होता है। और बहुत अच्छा एक इडियम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ आशीर्वाद, बहुत बार पूछा गया और मेरा बहुत फेवरेट इडियम है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कमेंट बॉक्स में इसका यूज लिखकर बताओ। इंडिया पेपर्ड ओवर द क्रैक्स, अब जो मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया
कि भारत ने लगातार इतने 20 मैचेस जीत लिए हैं, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बना दिया है। अब जो 3-4-5 की उसकी लगातार की प्रॉब्लम थी, इस सीरीज में ऐसा लग रहा है कि जबकि ऋषभ पंत, विराट कोहली और केएल राहुल नहीं थे, फिर भी थोड़ा उसने उस जगह पे अच्छा परफॉर्म किया। 3-4-5 पे सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। अब इस तरह की पूरी बात लिखी हुई थी एडिटोरियल में, बीच में एक लाइन यहाँ लिखी थी, इंडिया पेपर्ड ओवर द क्रैक्स। इंडिया ने क्या किया, एक तरह से उस प्रॉब्लम को हाइड करने की कोशिश की, एंड फाउंड मेन, और ऐसे मेन पा लिए हु कुड फिल दिस वैकेंट बूट्स। ये जो वैकेंट बूट्स थे, यानी कि ये जो जगह 3-4-5 की खाली थी, लगातार 3-4-5 पे अच्छे परफॉर्मेंस की जरूरत थी, उसको भरने की कोशिश करी भारत ने और भारत के खिलाड़ियों ने। बात समझ में आ गई होगी। चलो अब ये हमारा है कल वाला क्विज, तो इसको मैं आंसर दे दे रहा हूं। 2 ही लोगों ने सिर्फ जवाब दिया था, बाकी जरूर आप इसमें शेयर किया कीजिए अपने आंसर। वी मस्ट अंडरस्टैंड द डैश ऑफ चिल्ड्रन लिविंग इन पॉवर्टी। अगर बच्चे गरीबी में रह रहे हैं तो हमें उनकी दुर्दशा, उनकी डिफिकल्टी, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड प्लाइट। प्लाइट ऑफ फार्मर, किसानों की दुर्दशा। स्ट्रक्चर्ड टीचिंग, अगर टीचिंग स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, विल डैश लर्निंग, तो वो क्या करेगी, वो उसको और सुविधाजनक बनाएगी, फैसिलिटेट करेगी, फैसिलिटेट। क्लियर है? आगे देखो, शी वॉज डैश इन हर अटेम्प्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ द पार्टी। शी वॉज थॉटेड, थॉट मतलब रोकना, ये वॉज लगाया तो यहाँ पे V3 लगेगा। शी वॉज थॉटेड इन हर अटेम्प्ट, उसके प्रयासों में, टू टेक कंट्रोल ऑफ द पार्टी, जो पार्टी का वो कंट्रोल लेना चाह रही थी। वी एक्सपेक्ट द मार्केट टू डैश इन द नेक्स्ट 2 years, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो मार्केट है अगले 2 सालों में क्या करेगा, मशरूम करेगा। टू मशरूम, जो खाते वही वाला है, बट इसका वर्ब फॉर्म मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना, प्रोलिफरेट करना। द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन का जो आउटकम है, जो परिणाम है, वो एकदम तय था, पहले से इनएविटेबल था कि यही होना है। दैट इज कॉल्ड अ फॉरगॉन कंक्लूजन, एक ऐसा कंक्लूजन जो पहले से ही डिसाइड हो, दैट इज कॉल्ड फॉरगॉन कंक्लूजन। बात समझ आ गई? क्लियर है? चलो अब ये आज का क्विज है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, और जिन लोगों को भी समझ में आ रहा हो इनके आंसर्स जरूर दीजिए आप, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, 1, 2, 3 जो भी आप शेयर कर सकते हो, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कल की क्लास में फिर कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ, कुछ अच्छे कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।